हाय स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं प्रदीप यादव आप सबके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। और यह टॉपिक कक्षा 10 एवं 12 दोनों कक्षाओं के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। क्लास 10th का पहला ही चैप्टर है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का प्रकाश एवं परावर्तन एवं अपवर्तन। मीन्स प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। और कक्षा 12 की क्लास के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान का सेकेंड पेपर जो है उसका पहला ही चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो दोनों ही कक्षाओं के बच्चों के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं कि सामान्य सी अवस्था में अभी हमने जाना कि चैप्टर का नाम ही है प्रकाश। क्या है? प्रकाश, जिसे हम अपने आसपास में भी देखते हैं। जैसे सूर्य का उदय होता है तो प्रकाश आ जाता है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो हमें आसपास की कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। मीन्स रात्रि के समय देखिए हम टॉर्च को जलाते हैं तो भी हमें अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई देना प्रारंभ होती है। तो प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए, संसार में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए प्रकाश की उनके जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि हम आप यह भी जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत, संसार में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। और सूर्य से उत्सर्जित क्या होता है? प्रकाश। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं कि प्रकाश को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। प्रकाश को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारक है। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारक है जिसके द्वारा हमें अपने आसपास की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। दूसरी परिभाषा, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो मानव दृष्टि ज्ञान को ही नहीं बल्कि समस्त जीव जंतुओं की दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसकी सहायता से हम तथा आप एवं सभी जीव जंतु आसपास की सभी वस्तुओं को देखते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं प्रकाश। अब बात यह आई कि जैसे हम अपने आसपास बहुत सी प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, विद्युत बल्ब, लालटेन, कुर्सी, मेज, मोमबत्ती, लालटेन, ETC, कॉपी, कलम, किताबें, ETC। तो अब अगर पूछ लिया जाए कि ये वस्तुएं कैसी वस्तुएं हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि प्रकाश के आधार पर इन वस्तुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ध्यान से सुनिए। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। तो ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रकाश। अब ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले तो हमने जान लिया प्रकाश की परिभाषा क्या है। अब अगला हेडिंग ऐसा इसलिए कर दिया जा रहा है ताकि जो बच्चे नोट्स बनाना चाहें तो वे नोट्स को भी इसकी सहायता से तैयार कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा,
पहला पॉइंट हमारा क्या है कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं या वस्तुओं के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। तो हम यह जानते हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 दीप्त, कौन सी? दीप्त वस्तुएं, या इसका दूसरा नाम है प्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी? प्रदीप्त वस्तुएं। अब दूसरी कौन सी वस्तु है? दूसरी का नाम है अदीप्त वस्तुएं। कौन सी? अदीप्त वस्तुएं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं एक एक के बारे में क्रमशः बृहद जानकारी। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। दीप्त वस्तुएं अथवा प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। दीप्त वस्तुएं अथवा प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश, वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश अथवा जो हमें स्वतः दिखाई दे, जिसको देखने के लिए किसी भी अन्यत्र माध्यम की आवश्यकता न हो, उन्हें ही हम दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल सूर्य, लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ वैद्युत बल्ब, ईटीसी बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हमें देखने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। वही वस्तुएं दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं कि अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश न हो, वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश न हो और जो स्वतः दिखाई भी न दे, और जो स्वतः दिखाई भी ना दे, ऐसी वस्तुओं को ही हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश ना हो किंतु दीप्त वस्तुओं की सहायता से देखा जा सके, ऐसी वस्तुओं को ही हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, तख्त, दरवाजे, कलम, कॉपी, पेंसिल, ईटीसी, यहां तक कि चंद्रमा भी कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तु है। कैसी वस्तु है? अदीप्त। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर चंद्रमा तो हमें रात में स्वयं दिखता है, उसे तो हम टार्च जलाकर नहीं देखते, तब यह कैसे अदीप्त हो गया? तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यह दिन में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और रात्रि में पुनः उसी प्रकाश को अपने आसपास के क्षेत्रों में बिखेर देता है, जिसके द्वारा वह हमें रात को दिखाई देता है। अतः इसीलिए चंद्रमा को अदीप्त वस्तु माना गया। कैसी वस्तु? अदीप्त वस्तु। अब अगर बात यह की जाए कि तारे क्या है जो रात में हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो ध्यान दीजिए, तारों का अपना स्वयं का प्रकाश है, इसलिए तारे दीप्त
वस्तु है। कैसी वस्तुएं हैं? दीप्त वस्तु के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम आप यह भी जानते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित अथवा अंतरिक्ष में उपस्थित तारे सूर्य से कई हजारों लाखों किमी की दूरी पर स्थित है। अर्थात जैसे मान लीजिए सूर्य यहां पर है तो तारे यहां पर उपस्थित हैं। तो बताइए, अब सूर्य का प्रकाश तो निचली सतह पर आता है, तो इसके प्रकाश को ये लोग तो ग्रहण नहीं करते, इसीलिए तारों को दीप्त वस्तु माना गया है। अब जबकि यहां पर कौन स्थित है? चंद्रमा। तो यह इसके प्रकाश को चंद्रमा आकर्षित करता है, मीन्स ग्रहण करता है, इसीलिए इस चंद्रमा को हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने जाना कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार क्या हैं। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं, नंबर 2 अदीप्त वस्तुएं। अब हम जानते हैं कि सामान्य सी अवस्था में प्रकाश के आधार पर प्रकाशिक माध्यम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। इसको नंबर 2 पॉइंट आ जाता है हमारा प्रकाशिक माध्यम। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिक माध्यम। अब ध्यान दीजिए, प्रकाशिक माध्यम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। नंबर 1 पारदर्शी माध्यम। नंबर 2 अल्प पारदर्शी माध्यम। नंबर 3 आता है आपका अपारदर्शी माध्यम। तो चलिए अब हम देखते हैं इनके बारे में क्रमवाइज। तो प्रकाश के आधार पर प्रकाशिक माध्यम को कितने वर्गों में बांटा गया? 3। नंबर 1 पारदर्शी माध्यम, नंबर 2 अल्प पारदर्शी माध्यम, नंबर 3 अपारदर्शी माध्यम। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पारदर्शी माध्यम क्या है, इसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है। तो बहुत ध्यान सुनिए। ऐसा माध्यम अथवा ऐसी वस्तुएं अथवा ऐसा माध्यम या ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पूरी की पूरी आर पार निकल जाएं, उसे ही हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। एक बार पुनः ध्यान से सुनिए। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पूरी की पूरी आर पार निकल जाएं, उसे ही हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में स्वच्छ कांच के एक तरफ से टॉर्च जलाइए, दूसरी तरफ पूरा का पूरा प्रकाश आर पार निकल जाता है। अब जैसा कि आप जानते भी हैं कि टॉर्च के सामने देखते हैं एक कांच लगा होता है साफ स्पष्ट। अब जैसे ही हम टॉर्च को जलाते हैं, क्या आधा प्रकाश वहीं अंदर ही रुक जाता है, आधा ही बाहर जाता है? नहीं, मीन्स पूरा का पूरा प्रकाश उस कांच से होकर के आर पार निकल जाता है। अब दूसरा एग्जांपल, स्वच्छ जल से भी होकर के प्रकाश पूरा का पूरा आर पार निकल जाता है। फिर अब इसी तरह से स्वच्छ पन्नी ETC, बहुत से ऐसे माध्यम हैं अथवा ऐसे पदार्थ हैं
जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें पूरी की पूरी आर पार निकल जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं नंबर दूसरे की ओर, मीन्स अल्प पारदर्शी माध्यम। कौन सा? अल्प पारदर्शी माध्यम। तो ध्यान से सुनिए, वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश की कुछ ही किरण आर पार निकले, ऐसा पदार्थ जिससे होकर कुछ ही प्रकाश की किरणें आर पार निकले, उसे ही हम अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अल्प मीन्स कम, बहुत ही कम, मीन्स ऐसा पदार्थ जिससे होकर के दूसरी तरफ बहुत कम किरणें जा पाए, उसे हम कहते हैं अल्प पारदर्शी माध्यम। अब एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर कैसे हम जानेंगे कि कौन सा माध्यम अल्प पारदर्शी है? तो ध्यान दीजिए, गंदा जल। कौन सा? गंदा, गंगा जल नहीं, गंदा जल, गंदा अर्थात ऐसा जल जिसमें मिट्टी, बालू, ईटीसी के कण घुले हुए हो, ऐसा जल। तो सामान्य सी अवस्था में जब ऐसे जल में हम प्रकाश की किरणों को भेजते हैं तो अधिकांश किरणें उस जल की ऊपरी सतह से ही टकराकर वापस हो जाती है और कुछ किरण अंदर की ओर प्रवेश करती है। इसीलिए गंदे जल को अल्प पारदर्शी माध्यम के अंतर्गत रखा गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है घिसा हुआ कांच, मीन्स पुराना कांच, रद्दी कांच। जैसे हम आप देखते हैं कि सामान्य सी अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के ठीक घरों में उपयोग में लाए जाने वाले कांच, यदि उन पर ऊपर से स्क्रैच आ जाता है अथवा उन पर डस्ट जम जाती है, धूल जम जाती है, तो जब हम उन पर से होकर के या उनसे प्रकाश की किरण को दूसरी तरफ भेजना चाहते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? कांच के दूसरी तरफ जाने वाली प्रकाश की किरणें बहुत ही न्यूनतम मात्रा में जाती हैं, बहुत अल्प मात्रा में पार होती हैं। इसीलिए घिसे हुए कांच को भी अल्प पारदर्शी माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है। और इसी तरह से तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, जब हम उससे भी टार्च से निकलने वाले अथवा किसी अन्य माध्यम से निकलने वाले प्रकाश को दूसरी तरफ देखते हैं तो वह बहुत ही न्यूनतम मात्रा में ही आर पार जा पाता है, जिसके कारण हम कागज को भी अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसके साथ साथ हम आप यह भी देखे होंगे, लोग अक्सर बचपन में किया करते हैं कुछ ऐसी कलाकारियां कि जैसे टार्च को लेते हैं रात के समय में यहां पर जलाते हैं अंदर की ओर करके ऐसे, तो हमें क्या दिखाई देता है? ऊपर लगता है सब एकदम लाल लाल प्रकाश दिखाई देता है। तो बच्चे थोड़ा सा अट्रैक्टिव होते हैं कि आखिर इसमें तो प्रकाश दूसरा है, प्रकाश दूसरा है बाहर जलाने पर, लेकिन अंदर से देखो तो एक अलग प्रकार का। तो यह ध्यान दीजिए कि यह भी अल्प पारदर्शी माध्यम का कार्य कर रहा होता है रात के समय। और चूंकि हमारे आपके अंदर ब्लड है, ब्लड रक्त जो लाल रंग का होता है, जिसके कारण यहाँ इस टार्च से आने वाली प्रकाश की किरणें ठीक उस लाल रंग के साथ संयोजित अथवा ठीक संगठित हो जाती हैं, जिसके कारण हमें दूसरी तरफ निकलने वाला प्रकाश लाल रंग का दिखता है और बहुत ही न्यूनतम मात्रा में दिखाई देता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे ठीक तीसरे माध्यम की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, किस माध्यम की ओर? तीसरे माध्यम की ओर। तो तीसरा माध्यम कौन सा है? अपारदर्शी माध्यम। मीन्स, और ध्यान सुनिए, वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार निकले ही ना, अथवा वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण
जाए ही ना, तनिक भी ना जा पाए, उसे ही हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। कौन सा? अपारदर्शी माध्यम। अब एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे यह व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, इस पर प्लाई लगी हुई है, क्या इसके दूसरी तरफ की दीवार हमें दिख रही है? कदापि नहीं। तो अब हम यहाँ पर जब टार्च जलाएंगे तो इसके दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो उसे तनिक भी इस टार्च से निकलने वाला प्रकाश दिखाई देने वाला नहीं है। इसी तरह ठीक ये जो दीवार दिख रही है आपको आसपास में, दीवार में कोई भी किसी भी प्रकार की झाकनी ना हो, मींस मुक्का ना हो या छिद्र ना हो, तो अर्थात प्लास्टर फर्श हो या प्लास्टर की गई दीवार हो, तो एक तरफ दूसरे व्यक्ति को खड़े कर दीजिए और एक तरफ दीवार के आप खड़े हो जाइए। अब इधर से आप खूब टार्च जलाओ, दूसरी तरफ वाले को कहो भैया आपको प्रकाश दिखा, तो कहेगा कुछ नहीं दिखा, मूर्ख बना रहे हो हमें, टार्च आप जलाए ही नहीं तो दिखेगा कैसे? तब आप क्या कहोगे उससे कि दीवार अपारदर्शी माध्यम है, इसके आर पार हमें नहीं दिखाई देगा। तो अब इसी के द्वारा और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे लोहे की चादर हो, उसके आर पार प्रकाश नहीं जाएगा, लोहे की चादर हो उसके आर पार प्रकाश नहीं जाएगा। लकड़ी का गुटका हो, लकड़ी का गुटका हो या लकड़ी का टुकड़ा हो या लकड़ी से बना कोई भी पात्र हो, उससे भी होकर के प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जा सकता। अर्थात इसीलिए इन पदार्थों को हम अपारदर्शी माध्यम के रूप में मान लेते हैं, जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें आर पार न जा पाए। अब बात यह आई, अभी हमने जाना कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के आधार पर वस्तु कितनी प्रकार की है, फिर प्रकाशिक माध्यम क्या है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसको नोट करना हो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी नोट्स दिया जाएगा बच्चों को, तो इसके लिए आप लोग इंतजार करते रहिए तब तक के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे अब हम, ठीक। अब किसके बारे में देखेंगे? प्रकाश की किरणों के बारे में, प्रकाश की किरणों के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें। तो ध्यान दीजिएगा, तो प्रकाश की किरणें कितनी प्रकार की होती है? प्रकाश की किरणें कितनी प्रकार की होती है? जैसे हम आप देखते हैं कि टार्च जलाए तो उससे निकलती क्या है? प्रकाश की किरण निकलती है। अर्थात ठीक इस तरह से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको किरण क्यों कहा गया? क्योंकि किरण में केवल एक ही सिरे पर तीर का निशान पाया जाता है। अगर दोनों तरफ हो गया तब तो वह एक रेखा हो गई। क्या हो गई? रेखा, जिसकी ठीक सीमा अनंत है। वैसे किरण की भी सीमा अनंत होती है, ठीक, इसका कोई अंत नहीं है कि कहां तक गई प्रकाश की किरण। जैसे हम आप भी देखते हैं ना कि टार्च जलाए, अब उससे निकलने वाला प्रकाश कितनी दूर तक जा रहा है, क्या डिस्टेंस का पता लगाते हो? नहीं लगता। जैसे आप यहां से खड़े हो जाइए, टार्च को ऊपर जलाइए आसमान में, तो अब वह पता नहीं कहां तक जाएंगे। अब अलग की बात है भाई कि आप एक दीवार के पास खड़े हो गए और कह रहे हो हमने यहां से प्रकाश को जलाया, मैं इस टार्च को जलाया, इससे प्रकाश निकला, इसकी लंबाई तो दीवार तक है। तो भैया ठीक लंबाई दीवार तक ही नहीं है, बल्कि लंबाई उसकी असीमित है। वह तो सामान्य सी अवस्था में उसकी किरणों को रोक लिया, क्योंकि वह अपारदर्शी माध्यम है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अभिसारी। अभिसारी प्रकाश
किरण पुंज। अभी आपको बताएंगे कि इसे प्रकाश किरण पुंज क्यों कहते हैं। दूसरा है आपका अपसारी। अपसारी प्रकाश किरण पुंज। नंबर तीसरा है समांतर किरण पुंज। तो ध्यान दीजिएगा, अब एक एक के बारे में हम क्रमवाइज जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये सारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? जब कई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं, जब कई प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं, तो प्रकाश की ऐसी किरणों को ही हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। पुंज मीन्स गुच्छा, पुंज मीन्स गुच्छा। जैसे हमने ठीक दो टार्चों को लिया, तो सामान्य सी अवस्था में इन दोनों टार्चों को इस प्रकार से जलाया कि इनसे निकलने वाली प्रकाश की किरणें ठीक किसी एक ही बिंदु पर जाकर के मिली। तो चलिए चित्र के माध्यम से भी हम इन्हें बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिएगा यहां पर एक बिंदु है कोई ए, तो सामान्य सी अवस्था में एक प्रकाश की किरण यहां से आई, यहां पहुंच गई, दूसरी यहां से आई, यहां पहुंच गई, और तीसरी भी आई, यहीं पर मिल गई, चौथी भी आई, मिल गई, पांचवी भी आई, मिल गई। इसी तरह से असंख्य प्रकाश की किरणें ठीक कई प्रकाशित स्रोतों से निकल करके जब किसी एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं, तो ऐसी किरणों को ही हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अभी मीन्स आना, कहां? एक बिंदु पर। अभी मीन्स आना, अंदर मीन्स सामान्य सी अवस्थाओं में एक बिंदु पर जब किरणें एकत्रित हो जाए, तो ऐसी किरणों को ही हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरी किरण की ओर। दूसरी है अपसारी किरण पुंज। अपसारी मीन्स बाहर जाना, अब मीन्स बाहर की ओर निकल जाना। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। जब कई प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से निकले, किंतु वे कई दिशाओं में आगे की ओर बढ़े। मीन्स जब कई प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से निकल करके अनेक दिशाओं में संचरित होती हैं, तो ऐसी किरणों के समूह को ही हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ऐसा तो यहां पर हम देखते हैं कि कैसे, मान लीजिएगा यहां पर एक बिंदु है, अथवा यहां पर सामान्य सी अवस्था में हम एक वैसे टार्च बना दे रहे हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये क्या है? टार्च है सामान्य सी अवस्था में। तो सामान्य सी अवस्था में अब हमने इस टार्च की बटन को दबाया, तो अब इससे प्रकाश की किरणें निकली, कहां से? एक बिंदु से निकली, और जब आगे की ओर बढ़ी तो हमें देखने को मिला कि ये किरणें आगे जाकर के फैलती जा रही हैं। तो ऐसी किरणों के समूह को ही हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आप भी एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक टार्च लीजिए, उसको जलाइए यहां नजदीक करके, तो एक छोटा सा गोला दिखेगा, दूर ले जाइए और बड़ा गोला दिखेगा, और दूर ले जाइए आपको गोला ही नहीं दिखेगा। मीन्स इस टार्च से किरणें तो एक ही बिंदु से निकल रही हैं, किंतु जैसे जैसे वे आगे बढ़ रही हैं, वे कई दिशाओं में फैल जा रही हैं, आगे फैलती जा रही हैं। मीन्स इसी को तो कहते हैं अपसारी किरण। कौन सी किरण? अपसारी किरण। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। तो यह कौन सा है? समांतर किरण पुंज। कौन सी? समांतर किरण पुंज, या समांतर प्रकाश किरण पुंज भी इसे कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं कि समांतर किरण पुंज
किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ऐसी प्रकाश की किरणें जब वे अलग अलग प्रकाशित स्रोतों से निकल करके आगे की ओर बढ़े और एक दूसरे को कभी न काटे, मीन्स उन किरणों के बीच की दूरियां क्या हो, समान हो अथवा एक दूसरे से समान हो, ऐसी किरणों के समूह को ही हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे हमने यहां से एक लेजर लाइट जलाया, एक लेजर लाइट यहां से भी जलाया, तो क्या देखने को मिलेगा? क्या इन दोनों लेजर लाइटों के प्रकाश आगे जा कहीं मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है और ये आगे की ओर ही बढ़ते जाते हैं सीधी रेखाओं में, ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सामान्य सी अवस्थाओं में तो समांतर किरण पुंज को हम किस तरह से इसे चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, जैसे यहां से एक किरण निकली आगे बढ़ी, दूसरी भी निकली यहां आगे बढ़ी, तीसरी भी निकली आगे बढ़ी, मीन्स यहाँ इस किरण और इस किरण के बीच जितनी यहाँ पर दूरी हो उतने यहाँ पर भी हो, जितनी इन दोनों किरणों के बीच, जैसे पहली दूसरी और तीसरी किरण हो गई, तो दूसरी और तीसरी के बीच यहाँ जितना ठीक दूरी है उतनी दूरी यहाँ पर भी होनी चाहिए, तभी ये समांतर किरण पुंज कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। तो कैसा लगा आप सबको यह वीडियो? मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सबको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो प्लीज हम सबके उत्साहवर्धन के लिए, ताकि इसी तरह से इससे भी और अच्छे तरीके से आप लोगों के समक्ष हम लोग पठन पाठन का कार्य शुरू किए रहें, तो अपना प्रेम व स्नेह बनाए रखिए आप सब। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है हमारे इस जीजे ऑनलाइन स्टडी पर, जीजे ऑनलाइन स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पर, तो वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ताकि आपको दोबारा सर्च भी ना करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही।